Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 9th of June 2020 and guys current affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं एंड लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि 100 डेज का क्रैश कोर्स जो है गाइस हमारा 21 जून से शुरू होने वाला है। 21 जून टिल 4 अक्टूबर तक ये होगा और जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया बट उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो वो हमारे फुल पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए। राइट, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हासिल कर लीजिएगा और अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जहां पर हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। एंड गाइस वन मोर थिंग, आप लोग को शायद से आवाज थोड़ी सी गूंजती हुई सुनाई दे रही होगी या वॉइस में डिस्टर्बेंस आप लोग को अभी आ रहा होगा तो ये माइक ऑलरेडी पहले से खराब था, बहुत ज्यादा खराब हो गया है बट अभी लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको संडे तक का टाइम दे रहा हूं, मतलब संडे से पहले ही जो है एक माइक जो है वो परचेस कर लूंगा। अगले हफ्ते से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वॉइस वगैरह की और अगर दुकान खुली मिल जाए तो लकीली। और एक और चीज कि आपको अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप थोड़ी सी वॉल्यूम लो कर लीजिए और ईयरफोन पहन लीजिए तो उसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो अब फाइनली लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पेपर 1 की पहली न्यूज से डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। बात हो रही है सुंदरबंस के बारे में। सुंदरबंस से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, दोबारा से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो सुंदरबन कहां पर, ये आप जो पूरा हरा हरा एरिया देख रहे हो ये पूरा सुंदरबंस का एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बांग्लादेश कंट्री और ये हमारी प्यारी इंडिया कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये पूरा सुंदरबंस हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और कहां से कहां तक है, हुगली नदी जो हमारे इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है वहां से लेकर बांग्लादेश के अंदर बालेश्वर नदी तक ये पूरा सुंदरबंस फैला हुआ है। ठीक है, और यहां पर मैंग्रोव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो पूरे हमारी कंट्री के अंदर जितने मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया जो है उसका 60% से ज्यादा एरिया यहां पर स्थित है, यहां पर हम लोग को पूरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक और इंफॉर्मेशन आप लोग को ध्यान में रखनी है। और देखो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बालेश्वर नदी कहां पर है, तो बांग्लादेश के अंदर है। तो इस प्रकार की भी आप लोग को तैयारी अपनी करके रखनी है। ठीक है, तो न्यूज में क्या आया है कि सुंदरबंस का 28% जो है वो डैमेज हो गया। किसके कारण डैमेज हुआ है, अम्फान के कारण। क्या है अम्फान, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। ये तो बच्चों वाली चीज है, किसी बच्चे को उससे भी पूछेंगे तो भी वो बता देगा, तो आप तो बिल्कुल बता ही देंगे। तो अम्फान के बारे में बताइए, अम्फान क्या है। तो इस अम्फान के कारण 28% से ज्यादा डैमेज जो है वो इस एरिया का हम लोग को देखने को मिल चुका है। अब देखो आपसे एक और चीज मेंस वगैरह में आप उपयोग कर सकते हैं, साइक्लोन्स की जो डैमेजेस वगैरह होते हैं उसको आप यहां पर लिख सकते हैं कि साइक्लोन के कारण क्या क्या डैमेज हो सकता है या फिर अम्फान के क्या इफेक्ट्स हुए हैं, तो उसको भी जो है वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि उसके कारण 28% सुंदरबंस जो है वो डैमेज हुआ है। सेकेंड थिंग, लोगों की मौत हुई है, लाइवलीहुड में लोगों को नुकसान हम लोग को देखने को मिला है। तो ये देखो साइक्लोन्स वगैरह है वो लोगों की मौत का कारण भी बनता है, उनकी लाइवलीहुड में नुकसान होता है। कैसे लाइवलीहुड में नुकसान होता है, तो जैसे कि जो फिशरमैन वगैरह जो होते हैं और इस प्रकार की एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं कोस्टल एरिया वगैरह वाली, तो उससे क्या होता है कोस्टल एरिया पूरा डैमेज हो जाता है साइक्लोन्स वगैरह के चलते, तो उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन करते चलिए और ये आप यूज करेंगे मेंस में आपके अच्छे आंसर को बनाने के लिए। राइट, और बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 चीजें मैंने आप लोग को बता दी। अब इतना ही नहीं, थोड़ी सी और हम लोग सुंदरबंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 27th रामसर साइट है सुंदरबंस इंडिया के अंदर, इसका जो एरिया है 4,23,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये अभी तक की सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये वाली चीज याद रखनी है आपको, ये इंफॉर्मेशन। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रॉयल बंगाल टाइगर यहां पर देखने को मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहां पर है, तो याद रखिएगा सुंदरबंस में पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। और एक और चीज, वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि अभी जो ये अम्फान आया था उसने क्या किया, यहां पर मौजूद इस एरिया पर मौजूद जो फेंसिंग थी, जो फेंसिंग नहीं होती बागड़ वगैरह जिसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने, जैसे कि हमारे गार्डन्स वगैरह होते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है फेंस वगैरह से, जिससे कि जो पशु वगैरह जो है वो ना आए और वो पार्क वगैरह को खराब ना करें। तो उसके लिए ये फेंसिंग जो है वो लगाई गई थी टाइगर से प्रोटेक्शन के लिए, बट ये फेंसिंग भी टूट गई है तो टाइगर का भी अभी खतरा हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। राइट, जो कि हार्म कर सकता है लोगों वगैरह को। तो ये वाली भी चीज बताई गई है। इसके अलावा रेयर और ग्लोबल थ्रेटेंड स्पीसीज यहां पर बहुत ज्यादा नंबर्स में हम लोग को देखने को मिलती है सुंदरबंस में। क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करें तो रिवर
टेरापिन, ये हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। और ये नाम एक और हम लोग को देखने को मिलता है, बातागुर बस्का, तो ये भी इसको बोला जाता है इस नाम से। और एंडेंजर्ड इरावाडी डॉल्फिन से रिलेटेड तो कई बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये वाली चीज याद रखिएगा। इसका ये साइंटिफिक नेम आप वीडियो को जो है वो देखकर यहां पर इस जगह पे देखिए, आप ये साइंटिफिक नेम है इसका, एक बार पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा वल्नरेबल फिशिंग कैट भी हम लोग को देखने को मिलती है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज भी यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है सुंदरबंस के अंदर, राइट। और पूरे दुनिया भर में 4 प्रकार के हॉर्स शू केकड़े की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है। उनमें से 2 केकड़ों की स्पीसीज जो है वो यहां पर पाई जाती हैं। 12 स्पीसीज किंगफिशर की हमारी कंट्री के अंदर है, उनमें से 8 स्पीसीज यहां पर पाई जाती हैं सुंदरबंस में। और ये रिसेंट स्टडीज के थ्रू ये भी पता लगा है कि इंडियन सुंदरबन जो है वहां पर 2626 फॉनल स्पीसीज है। अब फौना क्या होता है? फौना यानी कि एनिमल की स्पीसीज। फ्लोरा की अगर बात होती है तो फ्लोरा यानी कि फ्लावर वाली स्पीसीज, प्लांट वाली स्पीसीज, ऐसे याद रखो आप, ठीक है। तो फौना स्पीसीज यानी कि एनिमल वाली स्पीसीज। तो यहां पर फौना स्पीसीज 2626 पाई गई हैं, अभी रिसेंट स्टडी के थ्रू ये पता लगा है। और बताया गया कि हमारी कंट्री के अंदर 90% से ज्यादा जो मैंग्रोव की वैरायटीज हम लोग को जो देखने को मिलती है, यानी कि पूरी जितनी भी मैंग्रोव की वैरायटीज है हमारी पूरी कंट्री में, उसमें 90% से ज्यादा वैरायटीज यहां पर है। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पूरे हमारी कंट्री के अंदर जितना भी मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया है उसका 60% से ज्यादा यहां पर है। यहां पर फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है, और यहां पर जो बात हुई है वो मैंग्रोव की वैरायटीज की बात हुई है, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव की वैरायटी के मामले में 90% से ज्यादा मैंग्रोव की वैरायटी यहां पर है, और एरिया के मामले में 60% से ज्यादा, क्योंकि ऐसी चीज कभी कभी स्टेटमेंट में आपसे उलझाकर पूछी जा सकती है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात करेंगे हम लोग वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में। तो देखो गाइस, ये इनिशिएटिव जो है वो इंडिया ने प्रपोज किया है, प्रपोजल रखा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ग्रिड के बारे में आप जानते ही हो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए ग्रिड की आवश्यकता होती है, जो सोलर एनर्जी जो है उसको बनाने के लिए, है ना। इसके बारे में आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन आइडिया है। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यहां पर प्रपोजल रखा गया है कि हमारी जो वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, यहां पर 140 से ज्यादा कंट्रीज के साथ बातचीत हो रही है कि वो सब जो है वो टाई अप करें और एक ऐसा सिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करें, जिसके चलते एक दूसरी कंट्री मतलब एक दूसरों के साथ, यानी कि ये 140 से ज्यादा कंट्रीज अगर ये एग्री कर जाती हैं इस इनिशिएटिव के लिए, तो सबकी सब कंट्रीज मिलकर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को शेयर करेंगे। जैसे कि मान के चलो कि एक ये ग्रिड है, ये कुछ एनर्जी जनरेट करता है, इससे एक घर जो है वो चलता है, ठीक है। एक घर जो है वो इस ग्रिड के कारण चलता है, तो ये चीज हम लोग मान के चलते हैं। अब इसी के जो है वो साथ में लगा हुआ एक और घर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों क्या करते हैं, दोनों ने मिलकर एक ग्रिड लगाया, इनने बोला कि हम दोनों जो है वो इसी ग्रिड से जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी वो हम आपस में शेयर करेंगे। अब इस घर को छोड़कर आप कंट्री को सोचो कि ये एक कंट्री है, दूसरी कंट्री, या फिर ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, आगे चल के जब ये करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब कंट्री मिलकर ग्रिड जो है वो लगाएंगी और इक्वल इन्वेस्टमेंट जो है वो इस पर करेंगी, और इससे जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगा वो आपस में उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शेयर की जाएगी, उसकी पावर आपस में शेयर की जाएगी कंट्रीज के बीच में। तो काफी शानदार इनिशिएटिव इंडिया ने प्रपोज किया है। आपको याद रहा होगा कि इंडिया ने एक बार जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका इनिशिएटिव भी प्रपोज किया था, और वो अभी चल ही रहा है, हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। और काफी उस इनिशिएटिव के चलते इंडिया की काफी तारीफ वगैरह हुई इंटरनेशनल फोरम में, आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। तो ये एक टॉपिक था, ये पहले भी सिविल सर्विसेज में आ चुका है, और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूछा जा चुका है। अभी ज्यादा पुराना टॉपिक नहीं है, 2-3 साल पुराना है ये टॉपिक, राइट। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका हेडक्वार्टर लिखकर बताइए, ठीक है। और ये जो अभी के लिए जो प्रपोजल रखा है, ये वेस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के लिए रखा है, जहां पर 140 से ज्यादा कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ आगे चल के अफ्रीका की कुछ कंट्रीज को भी लेटर स्टेज में शामिल किया जाएगा। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। अभी के लिए सिर्फ एक जनरल जानकारी इससे रिलेटेड आप रखो, सिर्फ इतनी, इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी प्रपोजल रखा है, आगे चलकर इस पर डिस्कशन होगा, और ये अगर एग्री हो जाता है, यानी कि जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रपोजल रखा गया था, फिर बाद में जब वो एग्री हुआ तब हम लोग को उससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें पता लगी थी, तो वैसे ही इसके बारे में भी आगे चल के चीजें पता लगेंगी। अभी के लिए दिस इज सफिशिएंट फॉर यू ऑल, आगे चल के कुछ अपडेट्स आती है तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी बस वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में याद रखनी है, ठीक है। नगर वन स्कीम की बात हो रही है। नगर वन नाम से ही समझा रहा है, नगर यानी कि सिटी, वन यानी कि फॉरेस्ट एरिया। तो सिटीज के अंदर फॉरेस्ट्री को बढ़ाने के लिए यह कदम जो है वो उठाया गया है।
राइट। और ये बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट्री को एनहांस करने के लिए, वही मैंने आपको बताया कि सिटीज के अंदर फॉरेस्ट एरिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा बने, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया है, इस स्कीम को। टारगेट ये रखा गया है इस स्कीम का कि 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है वो लगभग अगले 5 सालों में पूरी कंट्री में डेवलप किए जाएंगे। तो ये टारगेट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लक्ष्य थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है और साथ ही साथ मेंस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मिनिस्ट्री का नाम भी जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ये फलाना स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री ने जो है वो लॉन्च करी है। और ये जरूरी भी है गाइस, इस प्रकार का हम लोग को फॉरेस्टेशन करना, एफॉरेस्टेशन करना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है एट प्रेजेंट, जंगलों को काट काट कर शहर बसा दिए हैं और जंगल में रहने वाले जो स्पीसीज हैं उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। और जब वो स्पीसीज हमारे घर पे आते हैं, या फिर आपने देखा हो कई सारी न्यूज की टाइगर जो है वो घूम रहा है सड़कों पे, या फिर टाइगर से रिलेटेड, क्योंकि मैं जिस जगह में रहता हूं उससे अभी कुछ 2-3-4 महीने पहले यहां पर एक 2 टाइगर्स आए थे, राइट। ये क्यों आ रहे हैं बाहर? द रीजन बीइंग इज कि हम लोगों ने उनके घरों में कब्जा कर लिया है। तो ऐसी कुछ चीजें अगर इस प्रकार की आती हैं तो ऐसे कुछ बेसिक चीजें आप मेंस में उपयोग करेंगे। आई नो कि आप लोग को ये बेसिक चीजें पता है, बट क्या होता है इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि उस समय एग्जामिनेशन के प्रेशर में आप बिल्कुल बेसिक चीज भी भूल जाते हो, राइट। और ये बात सच है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं जिनको अच्छा अच्छा नॉलेज होता है, बट वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो मेन एग्जाम के डे में उनको इतना प्रेशर रहता है कि वो फिर कॉमन चीजें लिखना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस डालते रहो, और इसलिए मैं बार बार आपको ये सब चीजें रिपीट करता रहता हूं। अब बात हो रही है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2020 के बारे में। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या होता है? अनमैन्ड नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें आदमी नहीं बैठता, मैन नहीं है। और ये कौन सा है? ये ड्रोन है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक चीज आप लोग को बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए हैं। मिनिस्ट्री याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीजों की बात की गई है? तो रेगुलेशन की बात की गई है कि ड्रोन का प्रोडक्शन, इंपोर्ट, ट्रेड, ओनरशिप और उसके ऑपरेशन को रेगुलेट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लाए गए हैं, राइट, ड्रोन्स के लिए। और इसके अंदर बिजनेसेस जो है वो किस प्रकार से ड्रोन का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी इसमें न्यूज में जो है वो एक चीज के बारे में मेंशन नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि आप लिख लो कहीं पे, डिजिटल स्काई। डिजिटल स्काई, तो ये चीज आप लिखो, DIGITAL, डिजिटल SKY, स्काई। तो ये गाइस एक वेबसाइट हम लोग को देखने को मिलती है, एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का ही। वो काफी पुराना ये टॉपिक था, 2018-19 में आई थिंक आया था, जब मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को, बट फिर भी आप नोट डाउन कर लो कहीं पे। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको ड्रोन कहीं पे फ्लाई करना है तो। क्योंकि आपको पता होगा कि जो कमर्शियल ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं, तो उनको फ्लाई करवाने के लिए, या फिर वो ड्रोन जिनका वेट 250 ग्राम से ज्यादा का होता है, तो उन ड्रोन को अगर आपको फ्लाई करना है तो उसके लिए आपको उस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, और फ्लाई करने के पहले रजिस्टर करके बताना पड़ेगा कि आप जो है वो किस एरिया पर ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। और वहां पर बेसिकली काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लिखे रहते हैं कि किस किस जगह पर ड्रोन्स नहीं उड़ाना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एयरपोर्ट के पास ड्रोन नहीं उड़ा सकते, राइट। तो ये नो फ्लाई जोन होता है। तो ऐसी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो डिजिटल स्काई आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब इस नए रूल्स की बात करें तो ड्रोन कौन बेच सकता है? तो ऑथराइज्ड एंटिटी, ऑथराइज जो कंपनी होगी वो ड्रोन बेचेगी सिर्फ। इसके अलावा ड्रोन जो है वो कौन ऑपरेट कर सकता है या फिर कौन खरीद सकता है? तो देखो, जो भी ऑथराइज्ड होगा DGCA से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, तो वो ही ऑपरेट कर सकता है ड्रोन को और वो खरीद सकता है, राइट। जैसे कि मैंने भी आपको डिजिटल स्काई बताया, तो वहां पर जाकर अगर जिसने रजिस्टर कर लिया तो वो इंसान जो है वो रजिस्टर्ड है और उसका ड्रोन रजिस्टर्ड है, और फिर वो फ्लाई कर सकता है। इवन फ्लाई करने के बाद जो फ्लाइंग लॉग जो होता है ना, वो भी वहां पर मेंशन करना रहता है कि आपने कितनी देर फ्लाई किया और किस किस एरिया पर आपका ड्रोन गया, राइट। तो वो वाली चीज भी मेंशन जो है वो करनी रहती है। तो ये कुछ चीजें हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है, और ये जरूरी भी इसलिए क्योंकि ड्रोन की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। काफी सारे बिजनेसेस ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। इवन आपने काफी सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उनको भी आपने देखा होगा कि आजकल वो ड्रोन्स वगैरह बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो एकदम से इंडिया में ड्रोन का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो इसी के लिए कुछ इसमें रेगुलेशंस लाना बहुत जरूरी था। और अभी लॉकडाउन के चलते बिजनेसेस अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो वो भी ड्रोन्स वगैरह का उपयोग करने पर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ये रूल्स रेगुलेशंस बहुत जरूरी है। इसके अलावा बात करें परमिट, किसको ड्रोन उड़ाने की परमिशन मिलेगी? तो देखो, उसमें मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ेगी, और डिजिटल स्काई आप याद रखिएगा, ठीक है। और वही फ्लाइट के बाद जो है वो लॉग शेयर करना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने पूरा फ्लाई किया उसके बाद फिर शेयर करो कि आपने अपनी फ्लाइट एंड कर दी है और किस किस जगह पे आपका ड्रोन गया है। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें गाइस, तो देखो ये जो है वो सभी ड्रोन्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जितने भी
एट प्रेजेंट तक जितने भी ड्रोन्स हैं मौजूद उन सभी के लिए एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में कोई ड्रोन खरीदेगा तो उस पर एप्लीकेबल होगा। जिस इंसान के पास ड्रोन है आज की डेट में उसके लिए भी ये रूल्स रेगुलेशंस नियम जो है वो लागू होते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। इसमें नैनो ड्रोन्स जिनका वेट 250 ग्राम या उससे कम का है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि अगर आपके पास नैनो ड्रोन है जिसका वेट 250 ग्राम या उससे कम का, मान चलो 249 ग्राम का भी अगर आपका ड्रोन है तो फिर आप जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाते हो उससे रूल्स रेगुलेशन से, ठीक है। और आप बिना किसी पायलट लाइसेंस के उड़ा सकते हो। और इंश्योरेंस करने की आवश्यकता है, यहां पर बताई गई है कि अगर आपके पास ड्रोन है तो आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो है वो होनी चाहिए, वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये चीज भी यहां पर देखने को मिली है। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने भी आपको बताया, इसमें कुछ और भी है। रूल नंबर 36 और 38 ये क्या कहते हैं इस ड्राफ्ट के अंदर, तो ये कहा गया कि कोई भी ड्रोन में पेलोड का उपयोग नहीं करेगा। पेलोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ड्रोन में आपको पता होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो कैरी बैग वगैरह जो है वो टांग देते हैं, या उनके ड्रोन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो गिराते हैं जमीन पे, राइट। जैसे कि कुछ फ्लावर्स वगैरह गिरा देना, जैसे आपने शादी वगैरह में देखा होगा ना, ड्रोन ऊपर जाता है फ्लावर्स गिरा देता है, राइट। अब देखो शादी वगैरह और ये सब इवेंट्स के लिए जो ड्रोन जो मैनेज करते हैं तो वो पहले से इस प्रकार की परमिशन लेते हैं, वो बताते हैं कि किस पर्पस के लिए वो ड्रोन जो है वो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें इसकी हम लोग को देखने को मिलती थी। यहां पर ये बताया गया रूल के अंदर कि पेलोड कैरी नहीं करना है, बट हाँ पेलोड कैरी तब कर सकते हैं अगर आप डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है तो उस पर आप स्पेसिफाई करते हैं। वही चीज मैंने भी आपको बताई कि आपको अगर कुछ भी उपयोग करना है ड्रोन में तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट, बताना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो। और कहा गया है कि बिना बताए या फिर बिना स्पेसिफिकेशंस के आप किसी भी चीज को ड्रॉप नहीं कर सकते ड्रोन से, या किसी भी चीज को कैरी नहीं कर सकते। तो ये कुछ भी चीज हम लोग को देखने को मिली, उन सब चीजों के लिए भी अलग से परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपको ड्रोन का उपयोग करना है तो इंडिया के अंदर आपको एटलीस्ट 18 साल का होना जरूरी है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। और कंपनीज की बात करें तो कंपनी इंडिया की होनी चाहिए, ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि उसका मेन जो बिजनेस का ऑपरेशन है वो इंडिया में होना चाहिए, और उस कंपनी के चेयरमैन या फिर एटलीस्ट 2/3 डायरेक्टर्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसकी एक जनरल जानकारी आप रखो, ठीक है। और ये कुछ नियम जो थे ये हिंदी में इसका पूरा ट्रांसलेशन ये हमने देखा इसका ड्रोन के बारे में, और यही रहेगा इस पूरे। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अभी देखिए हमने चर्चा करी थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में, और अभी बीता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो इसीलिए काफी सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको टॉपिक्स नजर आ रहे होंगे। अभी थोड़े को टॉपिक्स हमने प्रीवियसली पढ़े और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में भी और कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक्स देखने को मिले। तो उनमें से एक टॉपिक, एक पहल, एक इनिशिएटिव हम लोग को ये देखने को मिल रही है जिसका नाम है हाई हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। नाम से ही समझ आ रहा है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग को तैयार करना जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, जहां पर कम से कम कन्वेंशनल सोर्स के थ्रू जो पावर जो जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वेंशनल सोर्स के थ्रू जनरेट होती है उसका कम से कम उपयोग हो, और रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। तीसरी चीज, कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट मिल सके, इसके ऊपर ये काम करती है। यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी में, कम पावर में ज्यादा आउटपुट मिल सके, इस पर इसका मेजर काम होता है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को बनाने के ऊपर, ठीक है। तो ये इस इनिशिएटिव, एक पहल का ये काम हम लोग को देखने को होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो कोयला है हमारे घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है तब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और कोयला जलता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, एनवायरमेंट पोल्यूट होता है। तो यहां पर किसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है कि हम कम से कम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करें। और ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने, यूएसए की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है मैत्री प्रोग्राम, उसके पार्टनरशिप के साथ। और ये मैत्री प्रोग्राम जो है गाइस इंडिया और यूएसए की पार्टनरशिप के थ्रू एक प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। मैत्री का फुल फॉर्म है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये जो प्रोग्राम है इसका काम क्या होता है, ये सेम चीज जो मैंने भी आपको बताई कि इस प्रकार की बिल्डिंग्स बनाना, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो कि कम से कम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू जो जनरेट होती है जो पावर, उसका उपयोग कर सकें, कम से कम उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का उपयोग करें। और ये ऐसी डिवाइसेस भी तैयार करती हैं जिसमें ज्यादा आउटपुट निकल सके कम एनर्जी में, यानी कि कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा आउटपुट निकल सके। तो इस पर इसका काम होता है, राइट। और इनका मेजर टारगेट जो होता है वो कूलिंग के ऊपर होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ऊपर होता है।
और यहां पर बिल्डिंग के अंदर भी टारगेट इसी के ऊपर किया जा रहा है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि आप जान रहे हो कि आज की डेट में टेम्परेचर हाई हो गया है। नॉर्मल सी बात है कि आजकल गर्मियों के समय पे क्या नॉर्मल डेज पे हम लोग देख रहे हैं कि हर एक इंसान को एसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी जो है वो बढ़ गई है। और आप जानते हैं कि एसी के काफी ज्यादा नुकसान होते हैं। एक तो एसी बिजली काफी ज्यादा खींचता है और भी दूसरे उसके हम लोग को केमिकल्स वगैरह उससे निकलते हुए नजर आते हैं, जो कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। बट एयर कंडीशन को लेकर भी हम लोगों ने बहुत टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर दिए। एयर कंडीशन में आज की डेट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका एमिशन भी जो है वो काफी कम होना शुरू हो गया है, वो क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार के सिस्टम्स, इस प्रकार के डिवाइसेस बना लिए हैं जिससे कि हम लोग इसके जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने के ऊपर काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये इसका मेजर टारगेट होता है। और मेनली एयर कंडीशनिंग सिस्टम को जो है वो इस प्रकार से बनाना कि वो कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट निकाल सके, और बिल्डिंग्स को भी इस प्रकार से बनाना कि बिल्डिंग ठंडी रहे, जहां पर कूलिंग सिस्टम मेंटेन रहे। आजकल ऐसे कई सारे सिस्टम्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, उसमें काफी सारे, और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में भी ऐसे सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं जो कि बिल्डिंग को ठंडा रखते हैं, राइट। जैसे कि आपको पता होगा, मैं आप लोग को एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। आजकल क्या हो रहा है, घरों के अंदर जो है वो एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है पानी की, राइट। पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिसमें जो वाटर जो होता है वो पूरा रिलीज कर दिया जाता है गर्मियों के समय पे, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, जिससे कि लोगों को कम से कम एयर कंडीशन में जो है वो समय बिताना पड़े। क्योंकि कम से कम एयर कंडीशन में समय बिताएंगे तो देखो, एक तो उनकी हेल्थ को भी जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि एयर कंडीशन जो है वो हेल्थ के लिए काफी खराब भी होता है। दूसरी बात, एनर्जी जो है वो बची रहेगी, कंजर्व करके रखेंगे हम लोग एनर्जी को। ये कन्वेंशनल सोर्स की एनर्जी का उपयोग कम से कम करेंगे। समझ लो बात हो? ये वाले जो कंसेप्ट है और ये जो पॉइंट्स है ये आप मेंशन करेंगे अपने मेंस में, और बाकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एनफ, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी इस प्रोग्राम के बारे में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के समय पे लॉन्च किया गया है, इसका नाम है हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव। आई कमिट किस चीज का कमिटमेंट? कि मैं आने वाला फ्यूचर जो है वो एनर्जी रेजिलिएंट बनाऊंगा, यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी का उपयोग करते हुए मैं जो है वो काम करूंगा। तो इस पर ये जो है ये पहल हम लोग को देखने को मिल रही है एक और, नहीं। तो ये भी जो इनिशिएटिव है ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, ईईएसएल का। और ये जो बॉडी है ये हम लोग को जो देखने को मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, और इसका काम यही होता है कि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये काम करती है, टारगेट करती है वेरियस इनिशिएटिव्स के ऊपर कि एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव जो है वो लाए जाए, जिससे कि कम से कम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे टारगेट करें, राइट। तो ये इस पर जो है वो चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए बात हो रही है लिडार के बारे में। लिडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक रिमोट सेंसिंग मेथड हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें लाइट की मदद से मेजर जो है यानी कि डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं। ये टेक्नोलॉजी जो है कहीं ज्यादातर एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में हम लोग को देखने को मिलती है। किस पर्पस के लिए देखने को मिलती है? देखो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर है वो उड़ते हैं, अब उनको समय समय पे जानकारी चाहिए होती है कि कितने नीचे जो है वो उनका कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है उनके कितने नीचे, क्योंकि एक एरोप्लेन अगर एक पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके कितने डिस्टेंस पे वो पहाड़ है। अब वो कैसे पता लगेगा? तो ये लिडार के थ्रू पता लगेगा। लिडार क्या करता है? उससे निकलती है एक लाइट। मैंने भी आपको क्या बताया था, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये लाइट का उपयोग करते हैं पल्स लेजर फॉर्म में। अब डिवाइस से निकलती है लाइट, वो टकराती है ऑब्जेक्ट पे और वो लाइट जो है वो वापस चली जाती है, राइट, उस ऑब्जेक्ट उस डिवाइस के पास। तो इससे क्या रहता है? इससे हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसी वो टकराई और वो रिटर्न हुई तो वो पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करके रखती है कि एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है। समझ लो बात हो? तो ये लिडार टेक्नोलॉजी का हम लोग को काम देखने को मिलता है। और ये ना ही सिर्फ डिस्टेंस मेजर करती है बल्कि और भी काफी सारी चीजें मेजर करती है, जैसे कि 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराती है कि धरती का शेप क्या है और धरती के सरफेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि क्या उछाल और इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, अलग अलग फॉर्म्स, ज्योग्राफिकल फॉर्म्स। तो ये पूरी चीजें जो है वो बताती है। तो ये इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को इस टेक्नोलॉजी के देखने को मिलते हैं, लिडार टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप याद रखिएगा इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली फुल फॉर्म जो है वो प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। अब लिडार के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? एक लेजर होती है, स्कैनर होता है और जीपीएस रिसीवर होता है। तो ये 3 इसके प्रिंसिपल जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो लिडार के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, लिडार के अंदर। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। लिडार न्यूज में क्यों आया? क्योंकि अभी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो है गाइस ये घर में बैठे बैठे लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से डिगिंग, खुदाई जो है वो कर रहे हैं। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका काम क्या होता है? मतलब देखना, जो पुरानी जो चीजें वगैरह जो होती हैं उसको फाइंड आउट करना,
खोद के निकालना। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, वो लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से वेरियस जो चीजें जो है, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया कि लिडार टेक्नोलॉजी के अंदर एक और चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ये सिर्फ डिस्टेंस मेजर नहीं करती बल्कि और भी काफी सारी चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है, जैसे कि धरती का शेप क्या है, राइट, और उसके सरफेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो एट प्रेजेंट आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये टॉपिक अभी इसलिए न्यूज में आया था। अब कहां के आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो इंग्लैंड, साउथ इंग्लैंड के अंदर कमर वैली हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो वेरियस चीजों की खोज कर रहा है इस लिडार टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब देखो क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के ज्योग्राफी में ये भी पूछा जा सकता है कि तमार वैली जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो याद रखना कि इंग्लैंड में ये वैली हम लोग को देखने को मिलती है, और ये जो वैली है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो एरिया है गाइस ये आयरन एज से बिलोंग करता है और रोमन एरा का ये एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए, तमार वैली के बारे में, क्योंकि ये वाली चीज भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब ये वाली बात कर ली हम लोगों ने लिडार के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग पीआईडीएफ के बारे में, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार का फंड जो है वो लेकर आई है, 500 करोड़ रुपए का ये फंड है, जिसमें आरबीआई ने 250 करोड़ रुपए जो है वो प्रोवाइड किए हैं। फंडिंग जो है वो आरबीआई की तरफ से 250 करोड़ रुपए हम लोग को देखने को मिल रही है, और टोटल जो ये फंड है ये 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाम से समझ में आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, किस चीज का, पेमेंट्स का। कौन से पेमेंट का, डिजिटल पेमेंट का। आज की डेट में डिजिटलाइजेशन चलता जा रहा है, तो यहां पर टारगेट किया जा रहा है कि जो पेमेंट को रिसीव करने के लिए जो मशीन्स होती हैं, पीओएस मशीन, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स कहते हैं, जैसे कि अगर आप जाते होंगे कई बार शॉप वगैरह में, तो आप बोलते हो कि आपके पास कार्ड मशीन है क्या स्वैप करने की, तो बोलते हैं हाँ आप कार्ड भी स्वैप करा सकते हो। तो वो इस प्रकार की कुछ मशीन निकाल के देते हैं आपको, इस पे आप स्वैप करते हो, अपना पिन वगैरह डालते हो, राइट, वो अमाउंट वगैरह डाल देता है इस प्रकार से, राइट। तो ये पूरी चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ सेल, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको डेवलप करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ रुपए का फंड जो है वो सेटअप किया है। डिजिटल पेमेंट हमारी कंट्री में बूस्ट हो, इसको लेकर ये चीज की गई है, और इसके लिए इसको पूरा गवर्न करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल भी लाई जा रही है, और साथ ही साथ ये पूरी चीज को मैनेज और एडमिनिस्टर किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये दो चीज बस आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसमें टारगेट ये किया जा रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, या फिर जितने भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उसको बढ़ावा देना है मेनली, जिससे कि हर जगह जो है वो पॉइंट ऑफ सेल की फैसिलिटी अवेलेबल हो, यानी कि हर जगह इस प्रकार की डिजिटल पेमेंट करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल पेमेंट्स की डिमांड एकदम से बढ़ती ही जा रही है, और आने वाला समय जो है वो डिजिटल मनी का हम लोग को देखने को मिल सकता है, और बहुत ही जल्दी ही बताया जा रहा है कि कैश जो है वो उसके रिड्यूस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि अभी देखो कोरोना वायरस चल रहा है, इस कोरोना वायरस की महामारी में एक चीज तो लोगों को समझ में आ गई है कि डिस्टेंस एक तो मेंटेन करना है, और इस प्रकार की जो वायरसेस वगैरह है वो बहुत ही जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं। तो आजकल इवन आप लोग को पता होगा कि लोग बाग जो है वो कैश वगैरह देने में भी थोड़ा डर रहा है, या रिसीव करने में डर रहा है। तो इसलिए आरबीआई ने सोचा कि इसी चीज का फायदा उठाते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के अंदर बूस्ट कर दिया जाए, जिससे कि हर जगह, यानी कि जिस भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर इस प्रकार की फैसिलिटीज हो पेमेंट रिसीव करने की। गॉट इट। तो इसके ऊपर मेनली टारगेट किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 2021 तक अराउंड 5 मिलियन एक्टिव पीओएस हम लोग को देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्दी कैश जो है गाइस उसकी डिमांड बहुत ही तेजी से रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। तो ये वाली चीज भी बताई जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस का कोई टॉपिक आता है इस प्रकार का, कोई डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, और गाइस आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020 में जो लोग अपीयर होने वाले हैं वो डेफिनेटली इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है और तैयारी अच्छी है तो सिर्फ आप टेस्ट सीरीज लेकर प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सके उतने। उसके लिए हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट, कॉल करके। और होमवर्क मैं आपको बता देता हूं आज का क्या क्या होमवर्क है। पहले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि दिल्ली के अंदर जो पिंजरा, जो वो है ना पिंजरा तोड़ ये गैंग जो हम लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, तो उसकी कुछ सदस्य हैं जो वुमेन है, तो उनको अभी इस कानून के थ्रू जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू। तो इसलिए टॉपिक न्यूज में था। अभी देखो पिंजरा तोड़ जो गैंग है, इससे रिलेटेड अभी काफी कम इंफॉर्मेशन हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रही है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो पिंजरा तोड़ वगैरह,
राइट। बट अगर आगे चल के एडिटोरियल्स में या फिर फर्दर कुछ किसी न्यूज में इसकी बात होती है तो फिर आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। ठीक है, तो ये अभी के लिए आप सिर्फ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ध्यान में रखिए, ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने ये वाला टॉपिक नहीं उनको समझ में आ रहा है या पढ़ने से नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। सितंबर 2019 के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स में मैंने 1 घंटा 54 मिनट 55 सेकंड पे इस वाले वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। उस समय ये न्यूज चली थी कि जो दाऊद इब्राहिम जो है और भी काफी सारे जो टेररिस्ट हैं उनको एमएचए ने जो है वो इस कानून के थ्रू जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। और अभी जो पिंजरा तोड़ वाला जो इशू जो चला है उसको लेकर एफआईआर वगैरह जो है वो भी दर्ज हुई है, तो इसलिए इसका जिक्र हुआ था अनलॉक उवापा का। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप जरूर एक बार डेफिनेटली देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये टॉपिक जो है वो न्यूज में रहा है, तो इस बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, सितंबर 2019 फर्स्ट वीक आपको कहां पे मिलेगा? हमारे ओनली करंट अफेयर्स के चैनल पे यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पे आप सर्च कीजिएगा सितंबर 2019 फर्स्ट वीक, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, या फिर ये फर्स्ट वीक करंट अफेयर लिख दीजिएगा, उसके आगे लिख दीजिए ओनली करंट अफेयर। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहला जो वीडियो मिलेगा वो यही वाला मिलेगा। करीब 3 घंटे 24 मिनट का ये वीडियो था और उसमें आपको 1 घंटे 54 मिनट 55 सेकंड पे जाना है, तो आपको ये टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब तीसरा जो आपके लिए होमवर्क है वो रामसर कन्वेंशन, ये अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी अक्सर पूछती है इस टॉपिक को, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लो कि ये क्या है। तो ये सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज आज जो है वो 2 मिनट का आपका क्विज नहीं है, वो मैंने टीम को बोला था भेजने के लिए, अभी टीम ने भेजा नहीं है। हो सकता है कि आज जो है वो शाम तक भेज दें, तो मैं आपको कल वाले टॉपिक में वो 2 मिनट वाला जो है वो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और ये नोटिस है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये होमवर्क कीजिएगा। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की भी, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग एक सेपरेट पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर सिर्फ करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड की जाती है। और उस पेड ग्रुप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम या कॉल करके। तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।